हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग का जो लेक्चर है, हम लोग का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। ठीक, ये एक प्रकार की वेलोसिटी है, एक प्रकार का वेग है। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये कैसी वेलोसिटी है सर। बहुत सारी वेलोसिटी आप लोग अभी तक देख चुके हैं। इसमें एक ऐसी वेलोसिटी ये है जिसमें आप किसी प्लैनेट को आप छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये स्पेशली क्यों आया था? ये स्पेशली आया था इसलिए ताकि आप क्या कर पाएँ, आप किसी ऑब्जेक्ट को इस धरती के बाहर फेंकना चाह रहे हैं, दैट मीन्स इस धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो आप उसको कितनी वेलोसिटी दे देंगे कि वो धरती को छोड़ के, यानी धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के चला जाएगा। फोर्स नहीं, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड दे देंगे उस ऑब्जेक्ट को कि वो किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा। उसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं? तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, मेनली क्यों बनाया गया, ताकि कोई ऑब्जेक्ट क्या हो सके, धरती को छोड़ के किसी और प्लैनेट पे भी जा सके। समझ पा रहे हैं ना? इसकी खोज की गई प्रॉपरली, ठीक है, ताकि हम केवल और केवल धरती पे ना रहे, धरती से बाहर भी चीज़ों को समझ पाएँ, अलग अलग प्लैनेट पे जा पाएँ। और देखिए, ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि धरती को छोड़ के दूसरे ग्रह पे जा रहा है, दूसरे सैटेलाइट पे जा रहा है, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इस एस्केप वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा। बिना एस्केप वेलोसिटी के आप कभी किसी भी, मतलब मेनली हम तो अर्थ पे रहते हैं तो हम अर्थ को छोड़ ही नहीं सकते। बिना वो ऑब्जेक्ट एस्केप वेलोसिटी का यूज किए हुए अर्थ को नहीं छोड़ सकता। समझ पा रहे हैं ना? तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, एक ऐसा वेग है, एक ऐसा स्पीड है जो ऑब्जेक्ट को यदि दे दिया जाए, यानी ऑब्जेक्ट को दे दिया जाए तो किसी प्लैनेट को क्या कर सकता है, वो छोड़ के किसी दूसरे प्लैनेट पे जा सकता है। और प्लैनेट के छोड़ने का मतलब, सीधा मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करना। समझ पा रहे हैं ना? अब हम प्लैनेट की बात क्यों कर रहे हैं, किसी मास की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मास, प्लैनेट के रिस्पेक्ट में मास का कोई फिलहाल में, हमारे वहाँ जो भी बॉडीज़ हैं उनका जो मास है प्लैनेट के रिस्पेक्ट में बहुत क्या है, कम है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी इसलिए नहीं आया था कि एक ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर दूसरे को बाहर निकलना है तो कितनी स्पीड देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इसलिए आया था ताकि एक प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से हम आसानी से बाहर जा सकें, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, इट इज़ अ मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी प्लैनेट, ठीक है। ये क्या है, एक मिनिमम वेलोसिटी है, क्या करने के लिए, छोड़ने के लिए। किस चीज़ को छोड़ने के लिए, किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को। क्योंकि आपको पता है कि एक प्लैनेट एक ऑब्जेक्ट को तभी खींच सकता है, या एक मास दूसरे मास को तभी खींच सकता है जब दूसरा मास उस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा। अगर उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, तो अर्थ उस प्लैनेट को खींच पाएगी, बिल्कुल नहीं। समझ पा रहे हैं ना? तो इस बात को याद रखिएगा। तो हमारा आज का काम ये होगा, अभी तक तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, अगर पिछले लेक्चर्स देखेंगे आप, तो हम लोगों ने क्या किया कि हर बार प्लैनेट्स को या ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाया गया, और वहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज़ें चेक कर रहे थे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि भैया कितनी स्पीड दे दें तो ऑब्जेक्ट छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि आज ही हो चुके हैं हम लोग अंदर जाके, ठीक है। अब अंदर जाके पूरा रिसर्च कर चुके हैं, अब बाहर जा रहे हैं हम लोग। अब बाहर जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, और यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहीं से स्टार्ट हो रही है कहानी। यानी अभी तक हम लोगों ने किसी भी प्लैनेट के इंटेंसिटी के बारे में समझ लिया। दैट मीन सीधा बोलूँ तो अभी तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लैनेट के या ग्रेविटेशनल फील्ड में रहना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहना है, तो हर कंडीशन में, हर कंडीशन मतलब अलग अलग कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें हमारे सामने नजर आएंगी, वो हम लोगों ने देख लिया। अब अंदर पूरा एनालिसिस हो चुका है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, बाहर। और शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से, क्योंकि अगर आपको बाहर जाना है तो इस वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब यहाँ से जो भी टॉपिक आएंगे अब वो अलग अलग प्लैनेट्स के होंगे। दैट मीन्स अब हम अर्थ को छोड़ के बाकी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अर्थ भी सम्मिलित रहेगा, लेकिन अब हम ऊपर की बातें करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हम चेक करेंगे कि एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है किसी भी प्लैनेट की, ठीक है, निकाला जाए। तो मेनली हम चाहते क्या हैं,
ये देखिएगा, ये हमारा अर्थ है, मेनली हम ले रहे हैं कि अर्थ या प्लानिट है। फिलहाल में हम प्लानिट ले रहे हैं, ठीक है ना। प्लानिट लो या अर्थ लो, कोई दिक्कत नहीं ना है, अर्थ भी एक प्लानिट ही है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे है, और इसको हम चाहते हैं कि ये कहाँ भाग जाए, कहाँ भाग जाए, इनफाइनाइट पे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ से पकड़ के लाया था, इनफाइनाइट से, किसी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में, है कि नहीं है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके जाते हैं, तो उस दौरान पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये भी हम लोगों ने देखा है या ना, ये सब बातें सीखी है ना। तो एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे आने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट पे चुपचाप बैठा हुआ था। क्योंकि इनफाइनाइट पे जब इसको मैं लेके जाऊंगा तब ये इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जब बाहर हो जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, यानी पृथ्वी इसको खींच नहीं पाएगी। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे पहुँचा दूँ, पुनः इनफाइनाइट पे। इससे पहले ला के रखा था, अब उठा के ले जाके इनफाइनाइट पे रखूँगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब मैं उठा के इसको इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, दैट मीन्स इस सरफेस पे लेके आया था, तो उस दौरान मैंने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उठा के लाया था तो मैंने काम किया था, और ये काम कैसा था, निगेटिव था, और वो कितना था, -G/r था। वो किसके लिए था, यूनिट मास के लिए था। लेकिन इस बार जरूरी नहीं कि हर बार हमारा मास क्या हो, यूनिट हो। इस बार इसलिए मैंने क्या मान लिया, स्मॉल m। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल m। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, -G m/m/r। r होगा कहाँ पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे अभी ये है। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से कहाँ पे चला जाए, इनफाइनाइट पे। तो एक बात बताओ, जब ये इनफाइनाइट पे था तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। याद आ रहा है, अगर पिछली क्लासेस आपने देखी होंगी तो आपको जरूर याद आएगा कि जब ये इनफाइनाइट पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। जितना मैं अर्थ के नज़दीक लेके आया हूँ उतना ज़्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, घटी है ना। उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो रही है, घट रही है, यस और नो, ठीक। तो नीचे लाते लाते इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, और ऊपर गई तो बढ़ गई थी, यानी इनफाइनाइट पे थी तो 0 थी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं इसको एक ऐसी वेलोसिटी देना चाहता हूँ, ऐसी वेलोसिटी देना चाहता हूँ जिससे ये क्या हो जाए, फरार होकर कहाँ पहुँच जाए, पुनः इनफाइनाइट पे। यानी ये जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है इसको क्या कर पाए, 0 कर पाए। जो अभी फिलहाल में है इसको क्या कर पाए, 0 कर पाए। तो ये बताओ, जब ये यहाँ से इनफाइनाइट पे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी। सर जब ये इनफाइनाइट पे था तो 0 था, और नीचे आया तो घट गया है। तो जब मैं इसको पुनः इनफाइनाइट पे ले जाऊंगा तो ये क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, यानी इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। क्लियर है। या मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो, ठीक। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा सर, अगर मैं चलो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे 2 मिनट के लिए रोक देता हूँ। एक चीज़ थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग को ये पता था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पैरेलल चल रहे होते हैं। मेनली हम लोगों ने अभी इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर एक एग्जांपल भी लिया था मार्कर का, कि अगर मैं ऊपर उठाऊंगा, लेके जाऊंगा, तो जितना मैं ऊपर जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी। लेकिन जो ही मैं इसको छोड़ूंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और नीचे आने लगेगी। तो जब नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, घट रही होगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। तो एक बात याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कैसा रिलेशन है, उल्टा, है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घट रही होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, घट रही होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अगर मान लो इसी बात को मैं लिखूं, तो अगर मैं बोल सकता हूं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस होगा, हाँ या ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। और जितना इधर गेन होगा उतना ही लॉस होगा, ये भी है, जितना इधर गेन होगा उतना ही लॉस होगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर,
वर्क एनर्जी थ्योरम हटाओ यार, सीधा सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या होती है, कंजर्व रहती है। जितना काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर घट रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी जितनी बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी उतनी घट रही है, या पोटेंशियल एनर्जी जितनी घट रही है काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ रही होगी। क्लियर है? तो अगर जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या आएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वो बराबर होगी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इतनी है। मैं इसको ले जाऊंगा तो ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे आने के बाद यू क्या हो गया है, 0 हो गया है। चलो थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरा क्या है, इनिशियल है, यानी शुरुआत में कितना है, इतना है, और बाद में कितना हो जा रहा है, इतना। यस और नो, यूएफ इतना है और यूआई इतना है, ठीक। अब थोड़ा यहाँ पे आओ, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, क्या बता सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा? अब यहाँ पे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी ऑब्जेक्ट के पास। चलो अभी उतना भी दिमाग मत लगाओ, पहले ये समझ में आ गया। हम यहाँ पे इन चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। फिलहाल में ये समझो कि जब यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, मेरा u क्या हो जाएगा, 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। मान लो एक बात समझना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ, किस वेलोसिटी से फेंकूंगा, एस्केप वेलोसिटी से, क्योंकि मुझे एस्केप वेलोसिटी देखना है। तो एस्केप वेलोसिटी से जब मैं फेंकूंगा तभी ये क्या कर पाएगा, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा पाएगा। जो ही ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा मोशन करना बंद कर देगा ना ये, हाँ ना, स्टैटिक हो जाएगा तब ये, तब मोशन करेगा नहीं। तो जो ही इनफाइनाइट पे पहुंचेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना, इसमें कोई दुविधा नहीं सर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। कहाँ पे, जब ये इनफाइनाइट पे पहुंचेगा। लेकिन मैं अगर यहाँ से फेंक रहा हूँ तो v वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ ना, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। यस और नो, पहले हाँ या ना बोलेंगे। इनफाइनाइट पे जाने पे 0 हो जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ तो किसी वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ तो क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अगर देखूँ तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। 1/2 किसको फेंक रहे हो, स्मॉल m को फेंक रहे हो तो m रहेगा ही रहेगा। v क्या है सर, v e है, तो 1/2 mv²। यानी इस कंडीशन में शुरुआती दौर में काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 1/2 mve²। अभी एक बात और बता सकता हूँ लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद। तो ये क्या है आपका इनिशियल और ये क्या है फाइनल, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए फटाफट देखते हैं। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई होगी भाई, तो बाद वाले में पहले वाले को क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं सर। यूएफ माइनस यूआई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कितना लॉस हुआ है। तो एक बात बताओ, जब गेन निकालते हैं तो गेन कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटा लेते हैं, लेकिन लॉस निकालना हो तो पहले वाले में से बाद वाले को घटा, है ना। आप इतना तो पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि सर प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं एसपी में से सीपी को घटाते हैं। लेकिन जब लॉस होता है तो सीपी बड़ा हो जाता है एसपी, तो सीपी में से एसपी को घटाते हैं। दैट मीन्स होता क्या है कि जब प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब बेचने वाला दाम और खरीदने वाले दाम में, बेचने वाला दाम ज़्यादा होता है खरीदने वाले दाम से, है ना। तो बेचने वाले दाम में से खरीदने वाले दाम को घटा देते हैं तो एसपी पता चल जाता है, सॉरी प्रॉफिट पता चल जाता है। ऐसे जब लॉस होता है तो खरीदने वाला दाम ज़्यादा होता है बेचने वाले दाम से, समझ पा रहे ना, क्लियर है। तो उस कंडीशन में सीपी में से एसपी को घटाते हैं। तो जब भी प्रॉफिट होगा यानी गेन होगा तो उस कंडीशन में बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, और जब लॉस होगा तो पहले वाले में से यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यस और नो, आई होप समझ में आ रहा होगा। यूआई, अब देखेंगे ध्यान से, यूएफ की वैल्यू कितनी है, यूएफ की वैल्यू है 0 माइनस यूआई की वैल्यू कितनी है माइनस कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन पूरे के नीचे आर। ये देखिएगा ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। इधर देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है 1/2 m, यहाँ पे वी ई का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस, तो कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 1/2 m वी ई का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, है ना, यही बचा है। इस 2 को उधर भेज सकता हूँ मैं, इस 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा मेरे पास
यहाँ पे बन जाएगा 2 कैपिटल G m अपॉन R इज इक्वल टू VE का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई है। थोड़ा सा इधर लिख के मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। 2 कैपिटल G m अपॉन R इज इक्वल टू VE का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ये दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। अब मैं अगर VE की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा सर? VE की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो अंडर रूट में चला जाएगा 2G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। यही आएगा? यही आएगा ना? एक बात थोड़ा सा बताओ, अगर तुम लोग इतना पढ़े होगे तो इतना तो जानते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है सर? कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। यही होता है ना? ये m क्या है? ये कैपिटल M है। m इज इक्वल टू मास ऑफ प्लानिट। यस और नो? कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ प्लानिट। और स्मॉल m क्या कर रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन में डालिएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो सब नज़र आ रहा है सही से, हाँ या ना? मतलब जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या ये G की तरह नज़र आ रहा है? नहीं सर, एक R की कमी है नीचे। अगर एक R मिल जाता तो काम बन जाता, तो ये स्मॉल g में कन्वर्ट हो जाता। यस सर नो? भाई स्मॉल g का मतलब क्या होता है? कैपिटल G m अपॉन R स्क्वायर। तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। कैपिटल R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? यहीं पे आ जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो VE है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वहाँ पे हो जाएगा 2G m R अपॉन पूरे के नीचे R का गुणा R में R स्क्वायर अंडर रूट में हो गया, हाँ या ना? और हम जानते हैं कि स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल G m अपॉन R स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे डाल देंगे v इज इक्वल टू जी एम अपॉन R स्क्वायर की जगह पे स्मॉल g। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 2G R। खत्म। ठीक है? ये जो आपको वेलोसिटी दिख रही है, यही वो वेलोसिटी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या करेगा? प्लैनेट को छोड़ेगा। यानी इसी वेलोसिटी पे, यही वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट को छोड़ सकता है। ठीक है? यानी इस स्पीड से, यानी इसी वेलोसिटी से अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा? वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। ठीक है? क्या कोई दिक्कत नहीं? हाँ, मैंने ये बोला था कि यहाँ पे मैं एक अनोखी चीज़ बता दे रहा हूँ। अनोखी चीज़ क्या है कि ये जो वैल्यू होगी ना, एक्चुअल में जानते हैं किसके बराबर होगी? ये 1/2 mve स्क्वायर एक्चुअल में बराबर होगा इसके। दिख रहा है? ये बराबर होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1/2 mve स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होगा -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R के। यस और नो? ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है? बस प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सीधा सीधा यहाँ पे बोलूँ तो ये माइनस में और ये किस में होगा? प्लस में। ये किस में होगा? प्लस में। ठीक है ना? यानी ये सीधा सीधा बोल दिया जाए तो ये प्लस में होगा। क्यों सर? क्योंकि हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व। हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व। नहीं समझ में आया सर? यार जब मैं इनफाइनाइट पे जा रहा हूँ, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है? U 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? 0 है। 0 है, दैट मीन्स इनफाइनाइट पे अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी निकालूं तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी को जोड़ना होता है। तो मैं अगर इनफाइनाइट पे निकालूं तो इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो आंसर क्या मिला? 0। यानी इनफाइनाइट पे मैकेनिकल एनर्जी 0, तो इस सरफेस पे भी क्या होना पड़ेगा? 0 ही होना पड़ेगा, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलिए। हर पॉइंट पे एनर्जी क्या होती है? खत्म, घटती बढ़ती नहीं है। हर पॉइंट पे, हर जगह पे एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है एक ऑब्जेक्ट की। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच रहा है तो उसकी एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे जब है तो भी उसके पास कितनी एनर्जी होगी? 0 ही होगी। समझ पा रहे हैं? तो ये तो इनफाइनाइट की खेल हो, इस इनफाइनाइट का खेल हो गया। इसको मैं मिटा दूँ? इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी एट सरफेस। सरफेस पे देखा जाए तो सरफेस पे अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा? देखिएगा, यहाँ पे देखूंगा मैं, इस पॉइंट पे जब यहाँ पे देख रहा हूँ मैं तो क्या होगा? ये भी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम लूंगा मैं। अभी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -g कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, सॉरी इंटू स्मॉल m अपॉन R। और ये काइनेटिक एनर्जी मेरे पास नहीं पता है, तो मुझे पता है ना कि यहाँ पे क्या है? 0 है, तो यहाँ भी क्या होगा? 0 ही होगा ना। मैकेनिकल एनर्जी इनफाइनाइट पे 0,
तो सरफेस पे भी क्या होगी 0। तो इसको उठा के उधर फेंक दो तो पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0, इसको उठा के उधर फेंक दो तो क्या मिल जाएगा मुझे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन r। होगा कि नहीं होगा? ये कहाँ पे होगी? सरफेस पे होगी। समझ में आया? यानी इसके बस उल्टा होगी। ये माइनस में ये माइनस में था देखो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी प्लस। तभी दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख के चेक कर लो। यहाँ पे रखोगे कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, कट गया 0 आ गया कि नहीं आ गया? इन सरफेस पे भी क्या होगी 0। अभी समझ में आ गया होगा? क्लियर है? तो ये वाली कहानी भी याद रखेंगे। फिलहाल में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कैसे हम लोगों ने निकाला है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला, और इसी फार्मूले के थ्रू आप किसी भी प्लैनेट को छोड़ने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? मेनली अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो अर्थ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अर्थ की अगर मैं एस्केप वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारा आउंज गाउंज हो जाता है मेरे में, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार क्या करेंगे, कमेंट करेंगे नोट्स के लिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी आप समझने के लिए क्लास देखिए, लिखने के लिए नहीं। लिखने के लिए मैं आपको नोट्स दे दूंगा। 75,473 नोट्स ऐसे पड़े होंगे, है कि नहीं है? नोट्स की कमी है दुनिया में, सब लोग नोट्स ही तो बनाते हैं, हमारा काम है समझाना। नोट्स आपके पास खुद पड़ा होगा। दूसरा मार्कर कहाँ है? देखिएगा हमारे पास आ चुका है v इज इक्वल टू 2gr। अब इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं। फील कैसे करेंगे सर? हमको चाहिए किसी भी प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी, तो हमको क्या चाहिए उस प्लैनेट के लिए, मतलब उस प्लैनेट का क्या क्या चाहिए। एक तो हमको उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में पता होना चाहिए, और उस प्लैनेट का रेडियस। तो दो चीज़ें अगर आपको पता हो जाए, एक तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट्स, और आर क्या होगा, रेडियस, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। दो चीजें अगर आपको मिल जाए तो आप किसी का भी क्या निकाल सकते हो, एस्केप वेलोसिटी, है ना। अब आप मेनली अगर अर्थ का निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, अर्थ का, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, मतलब आप अर्थ को छोड़ के जाना चाहते हो तो कितनी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे कि वो अर्थ को छोड़ के चली जाएगी। तो आपको क्या चाहिए, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और रेडियस। तो अर्थ का अगर हम देखें तो कितना होता है, 9.8 होता है, अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आर की वैल्यू देखोगे तो कितना होता है 6400 किलोमीटर, है ना। इसको थोड़ा सा हम सही तरीके से लिखें तो 6.4 हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर हो जाएगा, हाँ या ना। और ये मीटर हो गया, ये रेडियस है। अब आप इन दोनों को उठा के कहाँ रख दो, यहाँ पे, ठीक है। आप खुद बैठ के करिएगा वो कैलकुलेशन, मैं डायरेक्ट वैल्यू लेके आता हूँ। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कहाँ से आया, समझ में आ गया? क्या हम सिर्फ अर्थ का निकाल सकते हैं, बाकी का नहीं निकाल सकते? किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी प्लैनेट का आप निकाल सकते हो यहाँ से। जी की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, कैलकुलेट करना, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यानी अर्थ को छोड़ने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से फेंकना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ऑब्जेक्ट एक सेकेंड के अंदर यदि 11.2 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने की स्थिति में है, तब वो क्या कर सकता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर भाग जाएगा, ठीक है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न और उठना चाहिए कि सर कितनी दूरी पे जाने के बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज इनफाइनाइट तक होती है। होता क्या है कि अर्थ की रेंज नहीं है कितने ही दूर तक अर्थ की क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। जाते जाएंगे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कमजोर होती जाएगी, है ना। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला सबको पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, GM अपॉन R स्क्वायर होता है। जितना दूरी बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कमजोर होते जाएगा। कमजोर होते जाएगा मतलब दूरी जितनी बढ़ रही होगी उतना खींचने की शक्ति क्या हो रही होगी, कम। यहाँ पे कहीं भी किसी प्लैनेट की जो रेंज है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे
कि किसी भी प्लैनेट की रेंज फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट तक है वो। कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। तो होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट से, एक प्लैनेट से जब एक ऑब्जेक्ट कूद के भाग रहा होता है तो भागते भागते इनफाइनाइट पे पहुंचने का मतलब जानते हैं क्या है? कि वो दूसरे प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंट्री मार लिया है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब अब अर्थ नहीं खींच पाएगी, अब दूसरा प्लैनेट खींच रहा होगा, ये हो रहा होता है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आप अर्थ पे हैं, सपोज करिए आप अर्थ पे हैं, ठीक है, और अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप यहां से 30 डिग्री या 45 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तब उस दौरान जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछते तब, मतलब आप किसी एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तब कितनी एस्केप वेलोसिटी होगी? सर तभी भी उतनी ही होगी। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड चारों ओर है यार, हम सीधा फेंकेंगे तभी माना जाएगा। हम जिस एंगल से फेंकेंगे उस एंगल से ये ऑब्जेक्ट, अगर उसके पास ये स्पीड है तो वो छोड़ के चला जाएगा। समझ पा रहे ना? यानी ये याद रखेंगे कि जरूरी नहीं कि हम जब फेंक रहे हैं तो उस दौरान एंगल देखें, एंगल देख के फेंकने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि हम सीधा फेंकेंगे तभी छोड़ के भागेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड चारों ओर है ना अर्थ के, ऐसा तो नहीं सिर्फ सीधे है कि नहीं है, चारों ओर है। तो जब चारों ओर है तो आप किसी भी दिशा में फेंकोगे तो इस डायरेक्शन से निकल जाएगा, सीधा फेंकोगे तो सीधे वाले डायरेक्शन से निकल जाएगा, इधर फेंकोगे तो इधर से निकल जाएगा। क्लियर है? बाकी स्पीड ये ही होगी, चाहे आप एंगल कोई भी रखो। क्लियर है? तो आई होप आज आपको एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इस उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।